गुड इवनिंग। ये मानव प्रजातियों पर तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न शारीरिक विशेषताओं को आधार मानते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इनमें से कुछ आधारों को अब हम देखेंगे। प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार। तो प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें शरीर का कद, मतलब व्यक्ति की हाइट, उसके सिर, नाक, मुख, जबड़े, आँख, बाल इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यह सभी तत्व मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार हैं। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय शारीरिक बनावट के केवल एक या दो लक्षणों को ही नहीं लेना चाहिए, अपितु हमें उससे ज़्यादा लक्षणों को सम्मिलित करके वर्गीकृत करना चाहिए। सेम जो चीज़ है ये आपकी डॉक्टर क्रोबर बोलते हैं कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय शारीरिक बनावट में केवल एक या दो विशेषताओं को ही प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार नहीं मानना चाहिए। कोई भी प्रजातीय वर्गीकरण तभी तर्कसंगत होगा जिसमें अधिक से अधिक विशेषताओं को आधार मानकर वर्गीकरण किया जाए। ठीक है, तो अब देखो कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में आधार स्वरूप हम सोमेटिक फीचर्स या शारीरिक लक्षणों को लेते हैं। तो ये कौन कौन से शारीरिक लक्षण हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, इसमें अभी हम दो प्रकार से शारीरिक लक्षणों को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले हैं बाह्य, ऊपरी या अनिश्चित शारीरिक कारक, जिनको एक्सटर्नल या इंडेफिनेट फिजिकल ट्रेट्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? त्वचा का रंग, बालों की बनावट, उनकी ऊंचाई, हाइट कितनी है, उनकी मुखाकृति, नेत्रों का रंग, आकृति, होठों का आकार, कान, ठुड्डी की आकृति आदि। तो ये जो चीज़ें हैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने से ही पता लग जाती हैं कि उनकी त्वचा का रंग कैसा है। ठीक है, बालों की बनावट कैसी है, उनका शारीरिक कद कितना है, उनकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उनके मुख की आकृति कैसी है, लंबे हैं कि चपटे हैं, नेत्रों का रंग कैसा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बोलते हैं बाह्य कारक, एक्सटर्नल सोमेटिक फैक्टर्स। दूसरा जो है वो है आंतरिक या निश्चित शारीरिक कारक। यह है इंटरनल और डेफिनेट फिजिकल ट्रेट्स। इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? इसके अंतर्गत सिर की आकृति, ठीक है, कपाल सूचकांक या सेफेलिक इंडेक्स इसको बोलते हैं, कपालधारिता, कैपेसिटी ऑफ स्कल, ठीक है। इसके अलावा नेजल इंडेक्स या नासिका सूचकांक, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनके स्केलेटन या उनके जो कंकाल है उसकी संरचना कैसी है, उनकी बनावट कैसी है, साथ ही शरीर की जो हड्डियाँ हैं उनका ढांचा कैसा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको आप बाहर से देख के नहीं पता लगा सकते। ये आपकी निश्चित शारीरिक लक्षण है या आंतरिक शारीरिक लक्षण है जिनका आप जांच करके आप जिनका पता लगा सकते हो या विभिन्न यंत्रों से आप उनको माप सकते हो। तो ये बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के जो सोमेटिक कारक हैं या दोनों प्रकार के जो शारीरिक कारक हैं, इनमें से कुछ को हम पढ़ेंगे। इनके आधार पर हम जो प्रजातीय समूह है, रेशियल ग्रुप्स हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले बाह्य शारीरिक लक्षण में हम देखते हैं, सबसे जो कॉमन है वो है त्वचा का रंग। ठीक है, तो मानव की त्वचा के रंग में मेलेनिया, कैरोटीन या हीमोग्लोबिन की मात्रा का असर पड़ता है। मेलेनिन हो, कैरोटीन हो या फिर हीमोग्लोबिन हो, इसके आधार पर मानव की त्वचा का निर्धारण होता है। ये त्वचा को रंग प्रदान करने वाले कारक हैं। ठीक है, पिगमेंट्स हैं। इसी के कारण त्वचा का रंग काला, पीला या लाल हो सकता है। मेलोनिया या मेलेनिन की अधिकता से काली या भूरे रंग की त्वचा हो जाती है, जबकि हेमोग्लोबिन की अधिकता से रंग गोरा या श्वेत हो जाता है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन भी त्वचा के रंग पर प्रभाव डालता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। गर्म अक्षांशों में आप जाओगे, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास यदि आप जाओगे तो त्वचा का रंग काला होता है। ऊपर की तरफ जाने से, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने से त्वचा का रंग आपका काले से गोरा होता जाता है। तो अभी त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है श्वेत प्रजाति या वाइट रेस। इसमें आपकी कौन सी प्रजाति सम्मिलित है? इसमें कोकेशियंस सम्मिलित हैं। कोकेशियंस कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, दूसरा है पीत प्रजाति या येलो रेस। ये आपके लोग होते हैं मंगोलियंस। मंगोलियंस कहाँ आपके मिलते हैं? एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और तीसरी होती है ब्लैक रेस, शाम प्रजाति या ब्लैक
रेस। ये आपके निग्रोइड्स हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का। अब हमारे देश में भी देखोगे तो नॉर्थ से लेके साउथ में आपको जो स्किन कलर है उसमें टोन में डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत प्रकार की प्रजातीय भिन्नता पाई जाती है, प्रजातीय विविधता पाई जाती है। दूसरा जो कारक है जिसके आधार पर हम प्रजातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं वो है शरीर का कद या हाइट। तो हाइट के आधार पर भी जो प्रजातियां उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अब वर्तमान में सामान्य मानव का औसत कद कितना है? 163 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं, माना जाता है। लेकिन इनमें भिन्नता देखी गई है। हेडन ने अपना वर्गीकरण किया, जो प्रजातीय वर्गीकरण किया उसमें हाइट को एक आधार माना, और ये 5 प्रकार देते हैं। सबसे छोटा है जिनकी ऊंचाई 148 सेंटीमीटर से कम होती है, वो हैं आपके बोने। 148 सेंटीमीटर से लेके 158 तक आएंगे छोटे। 159 से लेके 168 सेंटीमीटर, 159 से 168 सेंटीमीटर वो आपके मंझले में आएंगे। लंबे कद वाले व्यक्ति होंगे जिनकी हाइट 169 से 169 से लेके 171 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और सारे जो 172 सेंटीमीटर से ऊंचे वाले हैं उनकी जो श्रेणी है वो है बहुत लंबे की श्रेणी में। अब आप देखोगे कि जो बोने हैं, तो जो नेग्रिटो लोग हैं वो आपके बोने श्रेणी में आते हैं। मंगोलियंस आपके मंझोले से लेके लंबे तक आते हैं, और कोकेशियंस जो हैं आपके वो आपके बहुत लंबे वाली श्रेणी में सम्मिलित उनको किया जा सकता है। तीसरा आता है आंखों का रंग और बनावट। ठीक है, लगभग सभी प्रजातियों की आंखों का रंग काला होता है, लेकिन कुछ की आंख की पुतली में रंग की दृष्टि से कुछ अंतर पाया जाता है। इस पर पैटर्निटी का प्रभाव पड़ता है, पैतृकता का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखोगे कि जो नीली आंखें हैं, ये नॉर्डिक्स जो पाए जाते हैं आपके 30-35 डिग्रीज के आसपास, उनकी विशेषता है। मध्य यूरोप में इनका रंग गेहुआ होता है। ठीक है, इनका रंग गेहुआ होता है। ये आप देखोगे कि बादाम की तरह तिरछी और क्षैतिजीय फटाव वाली आंखें आपको यूरोप में मिलेंगी। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया और भारत के लोगों में ये पाई जाती हैं। जबकि जो तिरछी आंखें हैं वो आपको मिलेंगी मंगोलियाई लोगों में, मंगोलॉइड्स में। मंगोलॉइड्स जो प्रजातीय समूह है उसमें ऐसी आंखें मिलेंगी। तो ये भी एक कारक है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बालों की बनावट। तो बालों की बनावट मतलब बालों की लंबाई, वो कैसे व्यवस्थित हैं, वो उनकी मोटाई, ये 3-4 कैरेक्टर हैं बालों के जिनके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो विश्व की प्रमुख प्रजातियों में बालों की बनावट में भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोगों के शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं और कुछ प्रजातियों में शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। ठीक है, सिर के बालों की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है। मानव प्रजातियों में सीधे खड़े, लहरदार, घुंघराले और मुलायम बाल पाए जा सकते हैं। इसके आधार पर 3 प्रमुख भागों में आप बांट सकते हैं। पहला है मंगोलॉइड्स होते हैं, या जो मंगोल प्रजाति है, उनके बाल होते हैं सीधे, मोटे, कड़े और लंबे। ऑस्ट्रेलॉइड्स जो होते हैं वो, उनके बाल आपको मिलेंगे चिकने, लहरदार, घुंघराले, पतले और मुलायम। और जो निग्रो हैं उनके बाल मिलेंगे आपको लच्छेदार एवं काले। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको बालों में देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है, ये आपका जो वर्गीकरण है, ये कपाल या सिर का आकार, सेफेलिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं। तो जो सेफेलिक इंडेक्स है ये आपका किस प्रकार का लक्षण है? यह है आंतरिक या निश्चित लक्षण। ठीक है, इनको आप बाहर से देख के नहीं बता सकते, इसके देखने के लिए आपको इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो जो सेफेलिक इंडेक्स है ये मनुष्य का स्थायी लक्षण माना जाता है। इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है क्योंकि सिर की बनावट पर वातावरण का प्रभाव अत्यंत कम पड़ता है। तो इसको आप देखोगे, तो इसका वर्गीकरण जब देखोगे तो इसके लिए आप कपाल सूचकांक निकालते हैं। तो कपाल सूचकांक क्या होता है? कपाल जो सूचकांक होता है वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिर की चौड़ाई और सिर की लंबाई इंटू 100। सिर की चौड़ाई
बटा सिर की लंबाई इंटू 100, इसके आधार पर आप निकालते हो सेफेलिक इंडेक्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं सीरस्य सूचकांक। इसको सीरस्य सूचकांक या सिर का आकार का सूचकांक या कपाल सूचकांक भी बोलते हैं। ठीक है, सेफेलिक इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है क्रेमिनल शेप जिसको बोलते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, सिर की चौड़ाई को सिर की लंबाई से भाग देते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके आधार पर कुछ वैल्यू निकल के आती है। तो यदि वो वैल्यू आपकी 75 से कम आती है तो उसको बोलते हैं दीर्घ कपाल सूचकांक, या इसको बोलेंगे लंबा सिर वाले व्यक्ति, लंबा सिर, जिनका सिर लंबा होता है। ये है मध्य कपाल सूचकांक। यदि वैल्यू आती है 75 से 80 के बीच में तो उसको बोलेंगे मध्यम सिर वाले व्यक्ति या मध्य कपाल सूचकांक। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको लंबे सिर वाला, या इसको दूसरा जो इसका नाम है यह है डोलिको सेफेलिक। ठीक है, मध्य कपाल सूचकांक ये है मेसोसेफेलिक। और यदि वैल्यू जो है वो 81 से अधिक आती है, 81 से अधिक आती है, तो उसको बोलते हैं ब्रैकिसेफेलिक या चौड़े सिर वाले व्यक्ति। ठीक है, चौड़े सिर वाले या ब्रैकिसेफेलिक। और अब मानव जाति का औसत सूचकांक देखोगे तो वो होता है 79। ठीक है, तो 75 से कम आपके दीर्घ कपाल वाले होते हैं, 75 से 80 के बीच वाले होते हैं मध्य कपाल वाले, और यदि वैल्यू 81 से अधिक आएगी इसका मतलब यह है कि उनका सिर चौड़ा है। ठीक है, चौड़े सिर वाले व्यक्ति। तो इसके आधार पर आप वर्गीकृत आगे कर सकते हो। ध्यान में रखने की बात यह है कि ये आंतरिक या निश्चित लक्षण हैं जो जल्दी से परिवर्तित नहीं होते, तो वातावरण का इन पर प्रभाव कम पड़ता है। सेम प्रकार का जो लक्षण है दूसरा, वो है नाक की आकृति, नेजल इंडेक्स जिसको बोलते हैं, कि नासिका कैसे आकार की होगी। ठीक है, विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों में नाक की जो संरचना है, नाक की जो आकृति है वो भिन्न भिन्न होती है। कुछ लोगों की नाक चौड़ी होती है, कुछ की नाक जो है पिचकी हुई हो सकती है। ठीक है, नाक का ऊपरी भाग उच्च मध्यम या निम्न आकृति का भी हो सकता है। तो नाक की आकृति को निकालने के लिए नासिका सूचकांक निकालते हैं। नासिका सूचकांक भी वैसा ही है जैसा कि हमने कपाल सूचकांक निकाला। नाक की चौड़ाई को भाग देते हैं नाक की लंबाई से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इसके आधार पर कुछ वैल्यूज़ निकलती हैं। हेडिन महोदय ने भी इसका उपयोग किया अपने वर्गीकरण के लिए। तो इसमें अत्यंत पतली नाक से लेकर अत्यंत चौड़ी नाक तक हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बहुत पतली नाक होती है उसको बोलते हैं लेप्टोराइन, और जो चौड़ी होती है ऐसे नीचे जाएगी तो उसको बोलेंगे अत्यंत चौड़ी नाक। तो आप ये याद रखिए इसमें केवल कि नासिका सूचकांक होता क्या है, ये आपका नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100 करके कैलकुलेट करा जाता है। इसके आधार पर कुछ एक वर्गीकरण दिया गया है, और विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों में कुछ विशिष्ट प्रकार, जैसे आप देखोगे निग्रोइड्स जो हैं, तो निग्रोइड्स की नाक कैसी होती है, चौड़ी। इसका मतलब यह है कि उनका जो नासिका सूचकांक है वो 100 से अधिक मिलेगा आपको। मंगोलॉइड्स है, इनकी नाक है मध्यम और चपटी। तो मध्यम और चपटी का मतलब ये है कि पतली और चौड़ी के बीच की मिलेगा इसको। और कॉकेशॉइड्स जो हैं उनकी नाक लंबी और पतली होती है। इसका मतलब है कि उनका जो नासिका सूचकांक है वो होगा आपका 55 से लेकर 70 तक। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके आधार पर आप नेजल इंडेक्स को कैलकुलेट करते हो। तो ये आपके कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कारक हैं जिनके आधार पर हम किसी भी प्रजाति को मतलब प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं। हम इसमें ध्यान ये रखते हैं कि जब हम अपना वर्गीकरण करें तो उसमें 2, 3, 4, 5 जितने अधिक से अधिक कारक हम कंसिडर कर सकते हैं, हम करते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा कारक लेके हम वर्गीकृत करेंगे प्रजातियों को, उतना ही हमारा जो वर्गीकरण होगा वो क्या होगा, रैशनल होगा, उतना ही वो तार्किक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक वर्गीकरण, टेलर द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है प्रजातियों का उसको हम देखेंगे। साथ ही टेलर द्वारा जो प्रजातीय उद्भव के लिए जो थ्योरी दी गई है, अपना जो सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, उसको भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।